जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है साथियों बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेईटी एग्जाम 2026 के लिए साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 26 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है ये क्लास साथियों रामबाण क्लास साबित हो सकते हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि शिक्षण को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किस प्रकार जो है परिभाषित किया जा सकता है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि शिक्षण को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किस प्रकार जो है परिभाषित किया जाता है। तो याद रख लीजिएगा, इनको परिभाषित किए जा सकते हैं शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच उद्देश्यपूर्ण अंत क्रिया की प्रक्रिया के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना किस सिद्धांत का भाग है। चलिए बताइएगा आप कि प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना किस सिद्धांत का भाग होगा। तो याद रख लीजिएगा, ये बाल केंद्रित शिक्षा का भाग होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विशेषता एक प्रभावी शिक्षार्थी की नहीं मानी जाती है। चलिए बताइएगा आप कि निम्न में से कौन सी विशेषता एक प्रभावी शिक्षार्थी की नहीं मानी जाती है। तो याद रख लीजिएगा, निष्क्रियता जो है नहीं मानी जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, निष्क्रियता नहीं मानी जाती। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि शिक्षण सहायक सामग्री का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा आप कि शिक्षण सहायक सामग्री का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो इनका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाएगा अधिगम को स्पष्ट, रोचक और प्रभावी बनाना। ऑप्शन यहां पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ज्ञान से अज्ञात की ओर सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत किससे संबंधित हो जाएगा। तो ये संबंधित हो जाएंगे शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है, शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विधि शिक्षार्थियों में सक्रिय सहभागिता को सर्वाधिक प्रोत्साहित करती है। चलिए बताएंगे आप कि निम्न में से कौन सी विधि शिक्षार्थियों में सक्रिय सहभागिता को सर्वाधिक जो है यहाँ पे प्रोत्साहित करती है। तो ये हो जाएंगे आपके चर्चा विधि। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब चर्चा विधि होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि समस्या समाधान विधि मुख्य रूप से किस कौशल को विकसित करती है। चलिए बताएंगे आप कि समस्या समाधान विधि मुख्य रूप से किस कौशल को विकसित करती है। तो ये विकसित करते हैं आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन को। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है। चलिए बताइएगा आप कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है। तो इनका मुख्य कार्य हो जाएंगे शिक्षार्थियों को सीखने के लिए सक्रिय बनाना। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन है कि अनुभव आधारित अधिगम का मुख्य आधार क्या है। तो अनुभव आधारित अधिगम का मुख्य आधार क्या होगा। तो इनका मुख्य आधार हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुभव। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, प्रत्यक्ष अनुभव होगा।
चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का मूलभूत तत्व माना जाता है। चलिए बताइएगा आप कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का मूलभूत तत्व माना जाता है। तो यहां पे हो जाएंगे आपके शिक्षक शिक्षार्थी अंतःक्रिया। ऑप्शन यहां पे बी आपका सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करते समय किस बात को जो है प्राथमिकता देनी चाहिए। चलिए बताइएगा आप कि शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करते समय किस बात को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो याद रख लीजिएगा यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षार्थियों की आयु और मासिक स्तर पे देनी चाहिए। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि व्याख्यान विधि की प्रमुख सीमा क्या है। चलिए बताएंगे आप कि व्याख्यान विधि की प्रमुख सीमा क्या है। तो व्याख्यान विधि की प्रमुख सीमा जो है यहां पे व्याख्यान विधि होगा। ऑप्शन यहां पे आपका डी सही जवाब दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि फीडबैक का शिक्षण में क्या महत्व है। चलिए बताइएगा कि फीडबैक का शिक्षण में क्या महत्व होगा। तो फीडबैक का शिक्षण में जो महत्व होगा ये त्रुटियों को पहचानकर सुधार करना होगा। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा है कि ब्लूम का वर्गीकरण मुख्यतः किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे आप कि ब्लूम का वर्गीकरण मुख्यतः किससे संबंधित है। तो ब्लूम का वर्गीकरण जो है मुख्यतः संबंधित हो जाएंगे अधिगम उद्देश्यों का वर्गीकरण से। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि सहयोगात्मक अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा कि सहयोगात्मक अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सहयोगात्मक अधिगम का जो मुख्य उद्देश्य होगा ये आपके सामूहिक समस्या समाधान हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। चलिए बताइएगा तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है अधिगम की प्रगति का आंकलन करना। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, अधिगम की प्रगति का आंकलन करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ठोस से अमूर्त की ओर का क्या अर्थ है। चलिए बताइएगा आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार जरूर लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप जो है इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास जरूर पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइए कि शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ठोस से अमूर्त की ओर का क्या अर्थ होगा। तो याद रख लीजिएगा इनका अर्थ हो जाएंगे यहाँ पे पहले प्रत्यक्ष उदाहरण देकर फिर सिद्धांत समझाना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य विचार क्या है। चलिए बताइएगा आप कि बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य विचार क्या है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य विचार जो होगा ये शिक्षार्थी अधिगम का केंद्र होता है। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि प्रदर्शन विधि विशेष रूप से किसके लिए उपयुक्त होती है। चलिए बताएंगे आप। तो प्रदर्शन विधि विशेष रूप से किसके लिए उपयुक्त होती है। तो प्रदर्शन विधि जो है ये विशेष रूप से होते हैं आपके प्रदर्शन विधि के लिए ही। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या माना जाता है। चलिए बताएंगे आप कि प्रभावी शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या माना जाता है। तो यह उद्देश्य माने जाते हैं शिक्षार्थियों का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन यहां पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा है कि शोध में परिकल्पना परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो शोध में परिकल्पना उद्देश्य का यहां पे क्या होता है। तो शोध में परिकल्पना परीक्षण का मुख्य उद्देश्य जो होगा ये आपके परिकल्पना की सांख्यिकी सत्यता का परीक्षण करना होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि शोध की वह विधि
जिसमें स्वतंत्र चर को नियंत्रित करके आश्रित चर पर उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती हैं? तो याद रख लीजिएगा, यह कहलाते हैं प्रायोगिक शोध। ऑप्शन यहाँ पे डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है प्रायोगिक शोध कहलाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है कि शून्य परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो शून्य परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य जो होगा, ये आपके कोई प्रभाव या संबंध नहीं है, यह मान लेना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है? यदि शोध में नमूना का चयन इस प्रकार किया जाए कि जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चुने जाने की समान संभावना हो, तो यह किस प्रकार की नमूना होगा? तो याद रख लीजिएगा, ये माने जाएंगे आपके सरल यादृच्छिक नमूनाकरण। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है कि शोध नैतिकता के अंतर्गत यहाँ पे छल रचना का क्या अर्थ है? तो शोध नैतिकता के अंतर्गत छल रचना का क्या अर्थ है? तो इनका अर्थ होगा नकली या मनागढ़ डेटा बनाना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है कि यदि किसी शोध में दो चरों के बीच संबंध की दिशा और तीव्रता को मापा जाता है, तो वह कौन सा सांख्यिकी माप जो है ना होता है? चलिए बताइएगा आप। तो यदि किसी शोध में दो चरों के बीच संबंध की दिशा और तीव्रता को मापा जाता है, तो वह कौन सा सांख्यिकी माप होता है? तो याद रख लीजिएगा, ये संबंध गुणात्मक होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि शोध में संचालन गति परिभाषा का उद्देश्य क्या होता है? तो शोध में संचालन गत परिभाषा का उद्देश्य जो होगा, यह चर को मापने योग्य रूप में परिभाषित करना होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रबंधन का अनिवार्य भाग नहीं है? चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रबंधन का अनिवार्य भाग नहीं है? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी है विज्ञान विज्ञापन। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, विज्ञापन नहीं होगा। आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है, यदि किसी शोध में एक ही समूह पर समय के विभिन्न चरणों में बार बार डेटा एकत्र किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो याद रख लीजिएगा, उसे अनुदैर्ध्य अध्ययन कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, अनुदैर्ध्य अध्ययन कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि शोध में सहकर्मी समीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शोध में सहकर्मी समीक्षा का मुख्य उद्देश्य जो होगा, इनका मुख्य उद्देश्य है शोध की गुणवत्ता और विश्वसनीयता का मूल्यांकन करना। ऑप्शन आपका 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है कि कार्रवाई पर शोध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? चलिए बताएंगे आप कि कार्रवाई पर शोध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो कार्रवाई पर शोध का मुख्य उद्देश्य जो होगा, ये व्यवहारिक समस्या का त्वरित समाधान करना। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि शोध में त्रिकोणीयकरण का क्या अर्थ है? चलिए बताएंगे आप कि शोध में त्रिकोणीयकरण का क्या अर्थ है। तो शोध में त्रिकोणीयकरण का जो अर्थ हो जाएगा, इनका अर्थ हो जाएगा यहाँ पे आपके एक ही विधि से डेटा संग्रह। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है कि शोध में विश्वसनीयता का तात्पर्य क्या है? चलिए बताएंगे आप कि शोध में विश्वसनीयता का तात्पर्य क्या है। तो इनका तात्पर्य है डेटा की मात्रा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, डेटा की मात्रा होगा। सॉरी, डेटा की मात्रा नहीं होगा साथियों, परिणामों की स्थिरता और पुनरावृत्ति। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि शोध में उदाहरण का उद्देश्य क्या होता है। तो शोध में उदाहरण का उद्देश्य जो होता है, इनका उद्देश्य होता है स्रोतों को श्रेय देना। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, स्रोतों को श्रेय देना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है कि केस स्टडी पद्धति मुख्यतः किसके लिए उपयुक्त होती है। तो केस स्टडी पद्धति मुख्यतः किसके लिए उपयुक्त होती है? तो ये एकल व्यक्ति या इकाई का गहन अध्ययन के लिए होते हैं। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे।
जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।